जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि उपसः संयोजी यौगिक क्या होते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, अगर आपको उपसः संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखना सीखना है ना, तो एक बात विशेष ध्यान रखना कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उपसः संयोजी यौगिक होते क्या हैं। ठीक। और इसके बाद ये भी जानना पड़ेगा कि उपसः संयोजी यौगिक की प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। इन चीजों को आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, इन चीजों को जानना पड़ेगा। बगैर जाने आप आईपीएसी नाम नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए आपको उसकी डिटेल होनी चाहिए, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। इसमें प्राथमिक लिगेंड क्या होते हैं, द्वितीयक लिगेंड क्या होते हैं, इनकी जानकारी होनी आवश्यक है। तो आज के क्लास में हम लोग ये चीज जानेंगे कि उपसः संयोजी यौगिक होते क्या हैं और ये मार्केट में कैसे आए, इनको कैसे पहचान दी गई कि नहीं ये ही उपसः संयोजी यौगिक है। ठीक। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उपसः संयोजी यौगिक की। ठीक। उपसः संयोजी यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, संकुल यौगिक भी कहते हैं। संकुल यौगिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी धातु, जब ध्यान रखना, कोई भी धातु परमाणु अपने चारों तरफ अत्यधिक ऋणायनों से क्या होता है, घिरा होता है। अत्यधिक किससे घिरा होगा, ऋणायनों से घिरा होगा या उदासीन अणुओं से घिरा होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं संकुल यौगिक। ध्यान देना, जैसे कि हम यहाँ पे ये क्या ले लेते हैं, कोबाल्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोबाल्ट ले लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कोबाल्ट लिए हैं तो पहले इसके चारों तरफ एक ऐसे बाउंड्री बना लो। पहले आप इसके चारों तरफ ऐसे क्या बना लो, आराम से बाउंड्री बना लो। बाउंड्री बना लिए आप। अब देखो, जब बाउंड्री बना लिए तो एक अणु इधर से इसके पास भेजो, एक इधर से इसके पास भेजो, एक इधर से भेजो, एक इधर से भेजो। अब एक ध्यान रखना नीचे से जाएगा और एक ध्यान रखना ऊपर से आएगा। ठीक। अब ध्यान से समझो चीजों को। अब ध्यान रखना, इसके हर कोने पर क्या लगा देंगे हम, NH3, 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 NH3 और NH3। अर्थात इसके हर जगह पे हम लोग क्या लगा दिए, अमोनिया गैस। अब देखो, केंद्र में एक हमारा है धातु परमाणु। केंद्र में एक क्या रखा हुआ है हमारा, धातु परमाणु। केंद्र का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज किसी भी चीज के बीचों बीच रखी रहेगी तो उसे हम लोग केंद्र कहते हैं उसका। क्यों? क्योंकि आप वृत्त देखेंगे तो वृत्त के जो बीचों बीच स्थित बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये धातुओं के चारों तरफ आप देखेंगे, जो ये उदासीन अणु रखे हुए हैं, इन उदासीन अणुओं के चारों तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो उनके बीच में ये चारों तरफ से उदासीन अणु है और इन उदासीन अणुओं के ठीक बीचों बीच कौन स्थित है, कोबाल्ट हमारा स्थित है। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। ठीक। अब ये देखो केंद्र में स्थित है और ये अपने चारों तरफ देखोगे तो उदासीन अणुओं से घिरा हुआ है। क्यों उदासीन अणुओं से घिरा हुआ है, कैसे कहेंगे कि नहीं ये उदासीन अणु ही है। सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि जो अमोनिया है यानी NH3 है, ये उदासीन अणु कैसे बना दी भाई। तो सबसे पहले एक बात जान लो कि जो नाइट्रोजन है, इसके बाहरी कोश में टोटल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। अब अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरे कोष में 5। तो जिसके भी बोर के नियम के अनुसार जिसके बाहरी कोष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होता है, पूरे तरीके से अस्थाई होता है। परंतु इसके बाहरी कोष में आप देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अस्थाई नहीं होगा, ये अस्थाई होगा। तो इसका अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, इसको अस्थाई बनाने के लिए अब ये क्या करेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉनों को दान करे। तो ये 5 इलेक्ट्रॉनों का दान तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग ध्यान रखना 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करवा रहे थे कार्बन में। हम लोग कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करवा रहे थे। जब वो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉनों का दान नहीं कर पाया तो यहाँ पे कहाँ से कर पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आगे चल करके कि ये क्या करे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे तब अस्थाई हो जाए। ठीक। या तो ये कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले तब अस्थाई हो जाए। तो इसके लिए देखो आसान ये है
कि 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले। तो ये ध्यान रखना, इसके बाहरी कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, बट ये 3 इलेक्ट्रॉन अलग से क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन अलग से, देखो अब अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकता है, अगर ग्रहण करेगा तो भाई इसके पास ध्यान रखना क्या होगा? माइनस का 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करेगा? किसके पास से आकर के ग्रहण करेगा? तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ ग्रहण करेगा? 3 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर होता है H प्लस और इसके ऊपर होता है क्या है? माइनस। इसके ऊपर क्या होता है? माइनस, और इसके ऊपर होता है H प्लस। अब एक हाइड्रोजन पे एक H प्लस होता है, तो अगर हम वही 3 हाइड्रोजन को लें, 3 हाइड्रोजन को देखें, तो एक हाइड्रोजन अगर हम इसको देंगे, एक हाइड्रोजन देंगे तो यहाँ हाइड्रोजनों की संख्या बचेगी 2, और ध्यान रखना ये इसके साथ बंध बना लेगा। तो जो यहाँ पे माइनस का 3 था, अब वो क्या बचेगा? माइनस का 2। अब देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन के साथ ये फिर समझौता करेगा, फिर बंध बनाएगा। जब एक हाइड्रोजन के साथ फिर समझौता करके बंध बना लेगा ये, तो यहाँ पर जो माइनस का 2 था वो गायब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? केवल माइनस। अब देखो यहाँ पे जो केवल और केवल माइनस बचा है, अब क्या होगा? ये H प्लस कंप्लीट इसके साथ फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनों का समझौता करके बंध बनाएगा, और यहाँ से टोटली माइनस क्या हो जाएगा? गायब। तो अब देखोगे ना तो इसके ऊपर प्लस दिख रहा है, ना तो इसके ऊपर प्लस दिख रहा है, ना तो हाइड्रोजन के ऊपर माइनस दिख रहा है। अर्थात हाइड्रोजन पर से प्लस गायब हो गया, इसके पर से माइनस गायब हो गया, तो टोटली ये क्या बना दिया? उदासीन अणु, अर्थात NH3 बना दिया। ये उदासीन अणु बन गया। तो इस तरीके से उदासीन अणु का निर्माण हुआ, और यही उदासीन अणु जब किसी धातु को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उपसह संयोजी यौगिक का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जब इस तरीके से कोई उदासीन अणु किसी को घेर लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? उपसह संयोजी यौगिक का निर्माण होता है। अब देखो, वो बात तो सही है कि उपसह संयोजी यौगिक का निर्माण होता है, ये बात परफेक्ट है। अब आपको पता भी चल गई, आपको इसकी जानकारी हो भी गई। बट एक चीज आप ध्यान दीजिए, एक चीज यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि एक बात आती है उपसह संयोजी बंध की। किसकी बात आती है? उपसह संयोजी बंध की। उपसह संयोजी आबंध की। उपसह संयोजी आबंध। अब देखोगे ध्यान से ना बाबू, आप लोग अगर ध्यान दोगे तो उपसह संयोजी आबंध क्या होता है? उपसह संयोजी आबंध बनता कैसे है? अगर हम इसके विषय में बात करें तो ध्यान से सुनना इस बात को, कि जब कोई भी एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ इस तरह से अपने जो है जाकर के क्या करे? जुड़ जाए। जब कोई भी एक तत्व किसी दूसरे तत्व से जा करके इस तरह से जुड़ जाए, इस तरह से जाकर के क्या करे? जुड़ जाए, ठीक, कि वह उससे फिर कभी ना निकल पाए, तो वहाँ पे जो बंध बनता है, जो उनके जुड़ते समय बंध बनता है, उस बंध को हम लोग क्या कहते हैं? उपसह संयोजी आबंध। जैसे ध्यान दो, यहाँ पे हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जिस बंध से जुड़ा है, ऐसे बंध से जुड़ा है कि अब ये दोबारा इसको छोड़कर जा नहीं सकता, इससे अलग नहीं हो सकता। अतः यहाँ पे आप देखेंगे जो आबंध बना है वो कौन सा आबंध बना है? उपसह संयोजी आबंध। ठीक, हालांकि आपको हम एक अलग स्ट्रक्चर लेकर के बता रहे हैं। ठीक, तो आप ध्यान देखते रहिए। बाकी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको अब मिटा करके फिर तब हम इसको समझेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है? नाइट्रोजन है। ये क्या है? नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन क्या हैं? जुड़े हुए हैं। इस नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अलग से आकर के क्या हैं? जुड़े हुए हैं। अब आप अगर ध्यान दो इस बात का, अगर अब आप यहाँ पे इस बात का ध्यान देंगे, ठीक, तब क्या होगा? इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन फोकट के पड़े होते। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 5। 3 ही ना साझेदारी किए हैं, 2 बचे हैं, तो उन 2 को हम दिखा सकते हैं कि फोकट के 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या है? पड़े हुए हैं।
अब इसके ऊपर ये जो 2 फोकट के इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक? ये यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझेदारी किया। हाइड्रोजन के साथ जो है उपसहसंयोजी आबंध बना लिया, बट इसके साथ कितने बंध इसके बचे हुए हैं? फोकट के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं इसके? पड़े हुए हैं। अब इसके पास जो फोकट के 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे? यहाँ पे एक H+ है। H+ का मतलब H पूरे तरीके से क्या है? खाली है। H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। H पूरे तरीके से क्या है? खाली है। अब देखोगे, अगर हाइड्रोजन पूरे तरीके से खाली है, तो भाई बंध अगर बनाएगा तो बंध बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को बंध बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और इसके पास 2 फोकट के इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब ये बेचारा गरीब है, तो ये गरीब जब इनके पास आएगा, तो ये भाई साहब कहेंगे कोई बात नहीं, हम तुमको सहारा देते हैं, बट तुम अब हमारे पास से निकल कर कहीं नहीं जा सकते। अगर आप देखेंगे तो पहले के समय में एक इसी तरीके की गुलाम प्रथा होती थी। इसी तरीके की पहले एक गुलाम प्रथा होती थी कि जब लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं होता था, अनाज नहीं होता था, तो लोग जब जमींदारों के पास जाते थे, अमीरों के पास जाते थे, तो वो कहते थे कि नहीं, हम तुमको खाने के लिए भोजन दे देंगे, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, बट अब तुमको हमारे ही यहाँ रहकर हमारा ही काम धंधा करना पड़ेगा। फोकट का तुम्हें घूमने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम हमारे अब गुलाम बन करके रहो, और तुमको हम खाने के लिए खाना देंगे। तो तब के समय में ये होता था कि खाना खाने के बदले गुलामी करना पड़ता था, बंधुआ मजदूर बन जाते थे, वो गुलाम बनता था, उसकी आने वाली खानदानें गुलाम बनती थी, उसकी आने वाली पीढ़ियां, उसके बच्चे सब गुलाम बन जाते थे। आने वाली पीढ़ियों तक बर्बाद हो जाती थी इस गुलाम प्रथा के जरिए। और वही प्रथा, ध्यान रखना, यहाँ होती है उपसह संयोजी आबंध। वही प्रथा कहाँ होती है? उपसह संयोजी आबंध में। जिसके पास, भाई ये गरीब बेचारा है, जब इसके पास गया तो कहा कि ठीक है, हम तुमको इलेक्ट्रॉन देंगे, तुमको हम पहचान देंगे, बट एक चीज याद रखना कि तुम एक बार हमारे पास आ गए तो तुम कहीं जा नहीं पाओगे। और वही होता है फिर अगले बार में। और क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो नाइट्रोजन है, वो ध्यान रखना, 3 बंध किसके साथ बना के रखा है? ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन के साथ बना के रखा है। 3 हाइड्रोजन तो इसके साथ ऑलरेडी पहले से ही थे, बट इसके पास ये जो 2 फोकट के इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 फोकट के इलेक्ट्रॉन वो इस हाइड्रोजन को दिया, वो इस H+ को दिया, और इस H+ को 2 इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ क्या बना लिया? साझित बंध बना लिया। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बंध बना है, इसे कहेंगे उपसह संयोजी आबंध। उपसह संयोजी आबंध, ठीक? तो इस तरीके से किसका निर्माण होता है? उपसह संयोजी आबंध का निर्माण होता है, ठीक? अब ये इस तरीके से बन गया उपसह संयोजी आबंध, और एक तरीके से क्या बन गया? उदासीन अणु। अब ये उदासीन अणु जो है, जब किसी धातु परमाणु को क्या करेगा? घेर लेगा चारों तरफ से, तो उससे जिस चीज का निर्माण होगा उसे कहेंगे उपसह संयोजी यौगिक। यहाँ तकले में तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना कोई दिक्कत होनी चाहिए। प्रयास जहां तक किए कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं पर भी आपको दिक्कत ना रह जाए। अगर आप उपसह संयोजी आबंध की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो हम बोल दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक? कि ऐसा बंध जिसमें जब 2 तत्व एक साथ जुड़ करके आबंध बनाते हैं, परंतु फिर वो दोनों तत्व एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, उस आबंध को हम लोग क्या कहते हैं? उपसह संयोजी आबंध। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ा, ये अपना सांजित इलेक्ट्रॉन इसको दिया, लेकिन अब ये इसके गुलाम बन के रह जाएंगे, अब ये इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पे जो बंध पाया गया वो कौन सा बंध हो गया? उपसह संयोजी आबंध। अब ध्यान रखना, उपसह संयोजी आबंध भी पता चल गया, उपसह संयोजी यौगिक क्या होता है ये भी पता चल गया, बट ये मार्केट में आया कैसे? कैसे पता चला कि नहीं ये उपसह संयोजी यौगिक ही है, ठीक? तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, अब इसको हम मिटा देंगे। तो अब हम बात करते हैं, ध्यान रखना, कि हमारे पास यहाँ पे 3 यौगिक हैं, COCl3 इंटू 6NH3, COCl3 इंटू 5NH3, COCl3 इंटू 4NH3, ठीक?
अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको विशेष क्या याद रखने की बात है, ध्यान से समझना इस चीज को, कि अगर हम इसमें ध्यान रखना, कोबाल्ट हमेशा कितना बंध बनाएगा, तो 6 बनाएगा। कितना बंध बनाएगा? 6। ये 6 ही अष्टफलकीय संरचना में इसके 6 आबंध बनते हैं। ये 6 आबंध बनाता है और किसके साथ बनाता है? अमोनिया के साथ। तो अगर हम इस संरचना में देखेंगे तो 6 अमोनिया है हमारे। कितने अमोनिया है? 6 अमोनिया है। और 6 अमोनिया से, जैसे यहाँ पे देखो ये आबंध बनाया है 6 अमोनिया के साथ, ऐसे इसमें अमोनिया लगे हुए हैं। कितने का सीएल है इसमें? 3 सीएल है। तो हमारे पास कितने मोल निकलने चाहिए? हम अपेक्षा कितना करेंगे कि इसमें से कितना सीएल निकलेगा? ध्यान देना, तो 3 निकलना चाहिए। इसमें भी 3 सीएल है, तो वो सीएल 3 सीएल क्या होना चाहिए? इसमें से भी बाहर आना चाहिए। और यहाँ पर भी देखोगे तो Cl3 है, अर्थात यहाँ से भी कितने 3 सीएल के मोल निकलने चाहिए? 3 मोल निकलने चाहिए। परंतु एक बात मोटे-मोटे तौर पर आप याद रखना कि जब हम क्या करेंगे, ये तो हम अपने तौर पे समझ गए कि इसमें से इतना मोल निकलना चाहिए। पर जब हम इसमें प्लस का AgNO3 मिलाते हैं, तो AgCl की कुछ न कुछ मोल निकलने की अपेक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, एन जब AgNO3 इसमें हम मिलाएंगे तो जो सिल्वर है, ध्यान रखना Ag है, वो Cl के साथ अक्रिया करके बना लेगा AgCl। और AgCl के कितने मोल मिलने चाहिए? तो ध्यान रखना, यहाँ पे 3 Cl है, तो कितने मोल मिलने चाहिए? 3 मोल। Cl के कितने मोल मिलने चाहिए? 3 मोल। यहाँ पर भी 3 Cl है, कितने मोल हमें प्राप्त होना चाहिए? 3 मोल। यहाँ पर भी ध्यान रखना कितना Cl है, तो 3 Cl है, तो यहाँ पर भी इसके कितने मोल हमें AgCl के प्राप्त होने चाहिए? 3 मोल प्राप्त होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एक चीज ध्यान दीजिए, इस चीज को समझिए कि इसके ध्यान देना, इसके हम 3 मोल की अपेक्षा भी करते हैं और इसमें हमें 3 मोल प्राप्त भी होता है। परंतु इस वाले में हम 3 मोल की अपेक्षा करते हैं, बट हमें AgCl के 3 मोल ना प्राप्त होकर के केवल 2 ही मोल प्राप्त। और इस वाले में हमें AgCl के, ध्यान रखना, 3 मोल ना प्राप्त होकर के केवल कितने मोल प्राप्त होता है? 1 मोल प्राप्त। अब ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखना। अब इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों। ठीक, अब ध्यान से समझो। हमारे पास 3 यौगिक हैं, एक बार इसके लिए बनाते हैं, एक बार इस वाले के लिए और एक बार इसके लिए। तो पहले हम इस वाले यौगिक को बनाकर देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो, हमें बीच में हमारा कोबाल्ट क्या है? केंद्रीय परमाणु। वहां पे आप समझा चुके हैं केंद्रीय परमाणु, तो कोबाल्ट हमारा केंद्रीय परमाणु है। कोबाल्ट को हमें कहाँ रखना है? बीच में, यानी केंद्र पर। अब ध्यान दो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, एक यौगिक, और यहाँ से एक उदासीन अणु, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा। इस तरीके से आएंगे। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले कितना अमोनिया है? 6 अमोनिया है, यानी एक NH3, 2 NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3, पांचवा NH3, और यहाँ पे क्या आएगा? छठवां NH3। तो 6 NH3 के साथ तो ये बंध बना लिया। अब ध्यान देना, ये जब 6 NH3 के साथ बंध बना लिया, तो जब उप सहसंयोजी यौगिक है तो इसको इस तरीके से हम पहले घेर देते हैं। अब देखो, ये 6 NH3 के साथ बंध बना लिया, तो रिलीज किसको कर देगा? Cl को। भाई जब ये कंप्लीटली बंध बना लिया तो इसको Cl की आवश्यकता तो है ही नहीं, तो Cl को रखेगा नहीं। अब ध्यान देना, तो Cl की इसको आवश्यकता नहीं है, तो ये किसको रिलीज करेगा? Cl माइनस को। किसको रिलीज करेगा? Cl माइनस को। अब ध्यान देना, कितने Cl माइनस को रिलीज करेगा? तो इसके पास प्लस का 3 होता है, इसलिए ये 3 Cl को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। 3 Cl को यहाँ से निकाल देगा, धक्के मार के भगा देगा। अब ध्यान दो, इसलिए हम एक चीज अगर ध्यान दें तो हमें पहले वाले के कितने मोल चाहिए थे? 3 की हम इच्छा रखते थे, 3 Cl बाहर निकले और 3 के 3 मोल हमें इसके प्राप्त। ठीक, लेकिन अगर हम दूसरे वाले कंडीशंस में देखें, किस कंडीशंस में देखें? दूसरी कंडीशंस में देखें, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है
वो कौन है? कोबाल्ट। देखो हम Cu को रखते हैं, कोबाल्ट को रखते हैं। कोबाल्ट के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। अब बात करते हैं मोटे मोटे तौर पर। तो 5 NH3 है, लिखते हैं। एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3 और ये क्या बना? पांचवा, यानी पांचवा NH3। अब आप देखेंगे तो 5 NH3, 5 तो बच बन गया। अब भाई इसको तो घेरना है ना, तभी तो उपसर्ग संयोजी यौगिक बनेगा। जब ये चारों तरफ से घिर जाएगा तो एक तो रास्ता इसका खाली है, तो कहाँ उपसर्ग संयोजी यौगिक बना? तो उपसर्ग संयोजी यौगिक बनाने के लिए अब इसको घेरना पड़ेगा। तो एक तो Cl- वाला है, इसलिए एक Cl- से इसको हम क्या कर देंगे? घेर देंगे। अब एक Cl- से इसको जब हम घेर देंगे तो अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो अब आप ध्यान देंगे जब एक Cl- से इसको हम क्या कर दिए? घेर दिए, तो कितने Cl बचे हमारे? 2 Cl बचे। और इसकी तो संयोजकता 3 होती है, पर एक Cl- से बनने की वजह से एक तो खत्म हो गई, तो अभी इसके ऊपर कितना का प्लस बचा है? इसके ऊपर बचा है प्लस का 2। और इस प्लस 2 को उदासीन करने के लिए कितना Cl- आएगा? -2 Cl-। ठीक, एक Cl पे एक माइनस तो 2 Cl पे 2 माइनस, और ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? उदासीन। तो इस वजह से अगर हम इस लाइन में देखें तो हमें 3 मोल की इच्छा थी कि 3 मोल Cl प्राप्त हो, बट कितना प्राप्त हुआ? 1, 2 ही प्राप्त। हमें इस चीज की इच्छा थी कि 3 मोल AgCl प्राप्त होगा, बट कितना प्राप्त हुआ? 2। और यही रीजन था। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे मोटे मोटे तौर पर, तो यहाँ पे देखो कितने प्राप्त होंगे। ये हमारा हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। अब इस केंद्रीय धातु परमाणु के लिए एक यौग जो है NH3 यहाँ से आएगा, एक यहाँ से घेरेगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक यहाँ से घेरेगा और एक इस तरीके से। तो इसके ऊपर अटैक करेंगे और घेरेंगे। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें कितने NH3 हैं? 4 हैं। तो एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, ये रहा चौथा NH3। 4 NH3 हमारे इस तरीके से हो गए। अब ध्यान दो, अब मोटे मोटे तौर पर ध्यान दो, तो यहाँ पे हमारा कितना NH3 बचा है? भाई 2 NH3 और चाहिए, क्योंकि इसको चारों तरफ से घेरना है। इसका 2 मार्ग खाली है, तो 2 Cl, 3 Cl थे, 2 Cl यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। और जब 2 Cl यहाँ पे आ जाएंगे तो इसके ऊपर ध्यान रखना, 2 Cl आ जाएंगे तो एक Cl बचेगा, और वही एक Cl क्या होगा? बाहर निकल पाएगा। अब ध्यान देना मोटे मोटे तौर पर, ये पूरे तरीके से इसके ऊपर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? 3। यानी इसकी जो है प्राथमिक संयोजकता कितनी थी? तो 3 थी। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी 3 होती है, तो 3 थी, बट 2 इसके साथ माइनस बना लिया है। 2 तो कैंसिल हो गई, बचा का क्या? केवल एक प्लस बचा है, तो इसलिए उस एक प्लस को माइनस करने के लिए कितना Cl आएगा? माइनस का। और एक ही Cl ध्यान देना बचा भी है, तो इसलिए यहाँ पे हमें Cl के कितने मोल प्राप्त हुए? 1 मोल प्राप्त हुए। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब ध्यान देना, बचे हैं कुछ गिने चुने टॉपिक हमारे, जैसे प्राथमिक प्राथमिक संयोजकता संयोजकता। अब मोटे मोटे तौर पर हम बात करते हैं कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये क्या होती है। हम दो, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को ही क्या कहते हैं? उसकी प्राथमिक संयोजकता। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उस केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु की संयोजकता कहते हैं।
यहाँ तकले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज समझ लो कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को उसकी संयोजकता कहते हैं। और ये ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अवस्था बदलने के साथ साथ उसकी जो प्राथमिक संयोजकता हो वो भी बदल जाती है। ठीक, ध्यान रखना, जो केंद्रीय धातु परमाणु है अगर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बदल रही है तो उसकी संयोजकता भी बदल जाएगी। जैसे आप देखेंगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 थी, तो यहाँ पे कितना संयोजकता हुई, 3 हुई। यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 थी, एक Cl के साथ जो है बंध बनाने की वजह से 2 ही बची ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 2। तो घटने बढ़ने के साथ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, अर्थात बदलती रहती है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं किस चीज की, द्वितीयक संयोजकता। किसकी बात करते हैं, द्वितीयक द्वितीयक संयोजक, द्वितीयक संयोजक। अब अगर आप ध्यान देंगे तो द्वितीयक संयोजकता क्या है, मोटे मोटे तौर पर प्राथमिक संयोजकता समझ लिए हम, हमें आखिरी टॉपिक आज का हमारा ये है द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता हम देख लेते हैं कि मोटे मोटे तौर पर द्वितीयक संयोजकता क्या हो। द्वितीयक संयोजकता की बात करते हैं तो द्वितीयक संयोजकता ध्यान रखना क्या होती है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो अपने चारों तरफ ऋण आयन या उदासीन अणुओं से क्या होता है, घिरा होता है। ऋण आयन या उदासीन अणुओं से क्या होता है, घिरा होता है। ध्यान रखना, जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो अपने चारों तरफ ऋण आयन या उदासीन अणुओं से घिरा होता है। ठीक, जिसे हम उसकी द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे कोबाल्ट है अपने चारों तरफ उदासीन अणुओं से घिरा है, यहाँ पे ऋणायन और उदासीन दोनों से घिरा है, यहाँ पर भी ऋणायन और उदासीन अणु दोनों से घिरा हुआ है। तो जब कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु ऋण आयन तथा उदासीन दोनों अणुओं से घिरा हुआ होता है तो उसके, ध्यान रखना, तो उसे उसकी द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। ये ध्यान रखना, किसी भी धातु परमाणु के लिए निश्चित होती है, जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो निश्चित होती है। जैसे प्राथमिक संयोजकता इसके लिए कभी बढ़ रही थी तो कभी घट रही थी, अर्थात उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बदलने के साथ साथ बदल रही थी, परंतु जो ध्यान रखना उसकी द्वितीयक संयोजकता होती है वो निश्चित रहती है, वो कोई भी स्टेज आए वो बदलती नहीं है। उसकी जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो कभी नहीं बदलती, वो स्थिर रहती है। ठीक, अब ध्यान रखना, तो द्वितीयक संयोजकता स्थिर होती है और ये किसी भी धातु के लिए निश्चित भी होती है और ये अनआयनित। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक ले में तो आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। आशा करते हैं कि आज की क्लास में जितनी भी चीजें आपको समझाए हैं आपको बेहतर समझ में आई होंगी। कैसा लगा आज का क्लास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगले आने वाले क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत रहेगा या कोई डाउट रहेगी उसको प्रॉपरली हम और डिसाइड करके और डीप में जाकर के समझने का प्रयास कर सके। आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।